Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, इसके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे एंड इन क्वेश्चंस की हेल्प से आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कानपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2 मई को होने वाला था, अब इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि 13 मई को अभी एग्जाम होने वाला है। अभी आप लोगों के पास लगभग 10 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी भी इसकी तैयारी नहीं की है तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोग इन 10 दिनों में भी अगर हमारी ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकते हो। रिसर्च मेथडोलॉजी का ये हमारा लेक्चर 24 है। इन 24 लेक्चर्स में हमने सभी थ्योरी को भी कंप्लीट किया है एंड एमसीक्यूज को भी कंप्लीट किया है। आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत इजी एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमने यहाँ पे हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एंड एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 जो होता है ये आप लोगों का होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर एंड पेपर 1 होता है आप सभी का कॉमन पेपर। ठीक है, इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी 50% मार्क्स की ही ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में इजीली एडमिशन ले सकते हो। रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स। ये अपडेटेड नोट्स हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है एंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करके प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ ही इन नोट्स की हेल्प से आप लोग एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही सकते हो, इसके साथ ही आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी बहुत हेल्प करेगा। हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1000 प्लस एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। ये 1000 प्लस एमसीक्यूज जो हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताया गया है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। एंड अगर आप लोग एग्जाम से पहले ही ये 1000 एमसीक्यूज को भी कवर करते हो तो भी डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का हमें ये फीडबैक आता है कि उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 50 में से 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी के एज इट इज़ पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599। तो स्टूडेंट्स ये बहुत कम फ़ी है, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी 599 दे करके ये कोर्स को अटेंड करते हो तो आप लोगों का डेफिनेटली ड्रीम पूरा हो सकता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हो सकता है, इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी हिट्रोजीनियस विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स वुड रिलेटिवली बी मोर अप्रोप्रिएट। अगेन यहाँ पे सैम्पलिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे टाइप ऑफ सैम्पलिंग की। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सैम्पलिंग से ही एग्जाम में 4 to 5 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, यानी कि पॉपुलेशन अगर विषम है, तो कौन सा यहाँ पे सैम्पलिंग का मेथड अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आर पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड इंसिडेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इनकी देख सकते हो। इसके साथ ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर रिसर्च एप्टीट्यूड का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप लोग एमसीक्यूज चाहते हो या फिर क्विक रिवीजन चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी इस
मुद्दे पर काम ज़रूर करेंगी। ठीक है, सो जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं रिसर्च मैथडोलॉजी को लेकर के, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग की। अब पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, तो पर्पजिव का मतलब हो गया उद्देश्यपूर्ण। सो पर्पजिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, सिलेक्टिव सैम्पलिंग एंड इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप होता है पर्पजिव सैम्पलिंग। ठीक है, in which researchers rely on their own judgment when choosing members of the population to participate in their surveys। ठीक है, सो पर्पजिव सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है जो कि लोगों को सेलेक्ट करता है, सैम्पलिंग क्या होता है, 1000 लोगों में से सिर्फ 10 को सेलेक्ट करना है। टॉप 10 हो सकते हैं, या उनकी हाइट के बेसिस पे सिलेक्शन हो सकता है, किसी भी बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो सकता है, या उनके किसी टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्शन हो सकता है। तो पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करता है, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को उठाता है। ठीक है, दूसरा टाइप है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो ये एक मेथड है सैम्पलिंग का दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स। सो यहाँ पे मान लीजिए 1000 लोगों का एक ग्रुप है, ये पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम इस पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं स्मॉल सब ग्रुप्स में, जिसको स्ट्राटा बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 200 के ग्रुप्स बना लिए, इस तरह से हमने 200 के स्ट्राटास में लोगों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफिकेशन द स्ट्राटास आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन मेंबर्स शेयर्ड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनकी एजुकेशनल क्वालिटीज़ है, टैलेंट है, किसी भी बेसिस पे। अब किसी यूनिवर्सिटी में अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको उनकी टैलेंट के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, या उनकी हाइट के बेसिस पे, उनके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे स्ट्राटास को डिवाइड कर सकते हैं। ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। सो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या करता है, डिवाइड करता है पॉपुलेशन को इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को हम लोग क्लस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग दोनों में क्या होता है, ये दोनों रैंडम सैम्पलिंग का टाइप होता है एंड ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसिडेंटल सैम्पलिंग। सो इंसिडेंटल सैम्पलिंग से पहले मैं क्लस्टर सैम्पलिंग आप लोगों को बता दूं। जैसे कि एक एनजीओ है, एनजीओ गर्ल्स का ग्रुप बनाना चाहता है अलग से, बॉयज़ का अलग से, तो वो क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे उनको। ठीक है, इंसिडेंटल सैम्पलिंग को हम लोग ग्रैब या फिर अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पॉपुलेशन सैंपल को लेते हैं एंड केयरफुली डिटरमाइन करते हैं, उनकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस है, ठीक है, तो कौन सा यूज होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम स्ट्राटास यूज करते हैं। सो राइट आंसर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज स्तरीकृत नमूनाकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ कंसिडरेशन इन राइटिंग अ प्रपोजल। ठीक है, सो जब भी हम लोग अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो किस चीज़ को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को अगर विचार में नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। पहला ऑप्शन बोलता है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बिहाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रपोजल, कि जो हमारा प्रस्ताव के अनुरोध के पीछे के उद्देश्य को समझना जरूरी है। दूसरा बोलता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, कि समस्या की स्थिति को समझना जरूरी है। अपीयरेंस फॉर्म ऑफ द प्रपोजल, जो हमारा प्रपोजल है वो कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से दिखेगा, ये बोला है जरूरी नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट। सो क्लाइंट ने जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, उन सभी पे रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, सो किस चीज़ पे अगर हम लोग फोकस नहीं करें तो भी चलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जो भी एलिमेंट बताते हैं उन पे हमें फोकस करना ही पड़ता है। तो ये ऑप्शन तो होता करेक्ट अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता। ठीक है, सो क्योंकि नॉट है तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं कि जो पर्पस है हमारे प्रपोजल का वो समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी हम
इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास कि किस तरह से हमारा प्रपोजल दिखेगा, क्या फॉन्ट साइज यूज करेंगे, ठीक है, किस तरह से उसकी अपीयरेंस होगी, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। सो रिसर्च में हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रीटमेंट, जिसको उपचार बोला जाता है, ठीक है। सो उपचार हम किस लिए यूज करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, मॉडरेटिंग वेरिएबल में, या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल में। तो पहले तो ये जो दो ऑप्शंस हैं इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना जनरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो हमारा राइट आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो ट्रीटमेंट जहाँ पे भी आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ ही टर्म यूज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू थिंक अबाउट व्हेन प्रिपेयरिंग योर सैंपल साइज। तो जब भी आप लोग अपना सैंपल का साइज क्रिएट करते हो तो आप लोगों को कौन सी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है? पहला ऑप्शन है द सैंपल फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। तो सैंपल फ्रेम क्या होता है? सैंपल फ्रेम एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम, ठीक है। जैसे कि 1000 लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है ये, इसमें से हमें टॉप 10 को सेलेक्ट करना है, तो किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग एक फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। यानी कि हम स्टूडेंट्स को हाइट के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, उनके सिंगिंग टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, उनके स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। ये होता है सैंपल फ्रेम, जिसके बेसिस पे हम लोग सैंपल करते हैं, ठीक है। दूसरा है द एथिकल इश्यूज दैट माइट अराइज। सो जो नैतिक मुद्दे होते हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसेस टू द सेट सैंपल एंड द यूनिवर्स, सैंपल फ्रेम, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी एंड बजट, ठीक है। सो जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में जो चीज़ें चल रही हैं। सैंपल फ्रेम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करेंगे? रिसर्च में आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो आपकी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बजट, कि हम लोग, ये मैंने बताया है ना कि रिसर्च में कम से कम पैसा यूज़ हमें करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स। तो समस्या निर्माण के उद्देश्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है। सो क्यों हम लोग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं? अब हमें रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के लिए हम लोगों के पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग रिसर्च करेंगे। तो उसका डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट पे मुझे बताओगे। सो द फर्स्ट वेरिएबल इज एन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आधी चीज़ें तो मैंने अभी क्लियर कर दी कि एब्स्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या सेपरेट, ठीक है। सो आप लोगों को मैं हिंट देती हूँ कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट में से ही आंसर होगा। तो फर्स्ट वेरिएबल जो भी होता है किसी भी रिसर्च में, जो पहला स्टेप आप लोग लेते हो वो डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।